आज का हमारा टॉपिक है ऑब्ज़र्वेशन एंड रेटिंग्स के। ठीक है, तो हम पहले ऑब्ज़र्वेशन की बात करते हैं। ऑब्ज़र्वेशन क्या होता है? देखिए, किसी को ऑब्ज़र्व करना, अपने निरीक्षण के अकॉर्डिंग किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो क्या कहलाता है जनरल भाषा में? ऑब्ज़र्वेशन। ठीक है, चाहे इसको निरीक्षण कह लीजिए और चाहे ऑब्ज़र्वेशन कह लीजिए। तो निरीक्षण के द्वारा क्या किया जाता है? जो छात्रों के व्यवहार है, क्रियाएं हैं, उनकी जो बौद्धिक मैच्योरिटी होती है, उसके संबंध में जो हमारे प्रमाण हैं वो क्या है प्रदान किए जाते हैं कि उनके बारे में जानकारी। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ऑब्ज़र्वेशन। तो ऑब्ज़र्वेशन की मदद से क्या कर सकते हैं? अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की जो रुचियां हैं, इंटरेस्टेड उनकी रुचियां, दृष्टि कौशल्स होते हैं, उनकी स्किल्स होती हैं, उनका ज्ञान होता है, उनकी जो भी भावनाएं होती हैं, उनके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारी जो इस तरह से हम किसी भी बच्चे को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ उनके जो कोऑर्डिनेशन संबंध होते हैं उसके बारे में भी हम जान सकते हैं कि विद्यार्थी कैसा है, पूरी क्लास में कौन सा बच्चा कैसा है। तो कक्षा में ही उनके व्यवहार का क्या किया जाता है? हमारे द्वारा निरीक्षण किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा ऑब्ज़र्वेशन कहलाता है। तो निरीक्षण की मदद से, ऑब्ज़र्वेशन की मदद से क्या होता है? जो अध्यापक है विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकता है। ठीक है, और शिक्षण के दौरान जो विद्यार्थी है उनका व्यवहार, उनकी कार्यविधि, जो विद्यार्थियों की कार्यविधियां हैं, उनकी मौखिक जो अभिव्यक्त करने की व्यक्ति होती है, विविध क्रियाएं होती हैं, सहज स्वाभाविक जो टिप्पणियाँ होती हैं इत्यादि, हम उनकी निरीक्षण कर सकते हैं विद्यार्थियों की। तो ये छोटा सा ही टॉपिक है जस्ट। उसके बाद हम बता सकते हैं एडवांटेज ऑफ ऑब्ज़र्वेशन। ठीक है, निरीक्षण के लाभ। देखिए लाभ क्या है, अगर हम जनरल बात करें तो लाभ है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। जिस भी बच्चे के बारे में ऑब्ज़र्व करना, जिस भी क्लास के बारे में ऑब्ज़र्व करना हो, उसकी जानकारी हमें मिल जाती है, हम उसके बारे में बता सकते हैं। तो जो हमारा अशाब्दिक व्यवहार होता है, ठीक है, बिना शब्दों के, तो वो क्या है? उसका निरीक्षण करने में जो ऑब्ज़र्वेशन है वो मददगार होती है। सेकंड पॉइंट है, अध्यापक जो विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार होता है उसके बारे में निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछते हैं कि हमारी क्लास में कौन सा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो टीचर के द्वारा बताया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा उसको पता चलेगा? ऑब्ज़र्वेशन के द्वारा। उसके बाद है अध्यापक का अपने विद्यार्थियों के साथ जो संबंध होता है, ठीक है, बेहतरीन संबंध स्थापित करने के लिए भी ऑब्ज़र्वेशन किया जाता है। निरीक्षण के लिए जो माध्यम से विद्यार्थियों में व्यक्तित्व है उसके प्रत्येक जो गुण की जांच की जाती है वो भी इसी के माध्यम से होती है। ठीक है, और अध्यापक इसके आधार पर ही विद्यार्थियों का क्या करता है? वर्गीकरण करता है कि कौन सा बच्चा कैसा है। ठीक है, जब हम किसी क्लास में हमें बच्चों के बारे में वर्गीकरण करना हो तो हम क्या करना है? किस क्लास में और किस जो जैसे स्टेप बाय स्टेप हमें बताना है कि कौन सा बच्चा फर्स्ट पोजीशन पर है, कौन सा सेकंड पर है, कौन सा थर्ड पर है। तो ये इसके द्वारा हम ऑब्ज़र्वेशन के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, तो निरीक्षण द्वारा क्या है? जो हमारा प्राकृतिक एनवायरनमेंट है उसमें विद्यार्थियों का निरीक्षण करने का अवसर भी हमें प्रदान करता है ये। उसके बाद अध्यापक विद्यार्थियों की जो प्रगति है उसका क्रमबद्ध रूप से भी ऑब्ज़र्वेशन कर सकता है। उसके बाद है इसकी कुछ लिमिटेशंस। ठीक है, तो लिमिटेशंस क्या होती है? कई बार क्या होता है, जो इसकी कुशलता होती है ऑब्ज़र्वेशन की, वो अध्यापक की कुशलता के ऊपर निर्भर करती है कि, लेकिन ऐसे अध्यापकों का क्या है, कई बार अभाव देखा जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सभी अध्यापक एक जैसे होते हैं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट है, केवल निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए ही जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, निर्णय लेते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, अगर वो निष्कर्ष सही माने तो ये अगर उपयुक्त नहीं होता।
कई बार क्या होता है, बच्चा बीमार होता है, घर में किसी पेरेंट्स में लड़ाई झगड़ा, कोई घर में कोई और बीमारी का कारण, इनके द्वारा बच्चे को हम सही ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते, क्योंकि किन्हीं कारणों से बच्चा परेशान है, वो स्टडी में ध्यान नहीं दे रहा, बच्चा वैसे पहले इंटेलिजेंट था, तो इसके कारण भी कई बार हमारी सही ऑब्ज़र्वेशन नहीं होती। नेक्स्ट है, जो यह ऑब्ज़र्वेशन है ये व्यक्तिनिष्ठ तकनीक है, ठीक है। तो इसमें जो पक्षपात है उसकी संभावना कई बार बनी रहती है। कई बार क्या होते हैं, कई टीचर्स हैं, वैसे ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है, जो अपनी रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग, उनका रिलेटिव्स जो बच्चा क्लास में है या कोई जान पहचान का बच्चा है, तो उनको क्या करती हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं और उन बच्चों को आगे निकालने के लिए वो मोस्टली क्या करती हैं, तत्पर रहती हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा दूसरे बच्चों से आगे है। लेकिन ऐसा कई बार नहीं ऐसा पॉसिबल होता। और क्या देखा गया है कि विशेष जो परिस्थितियाँ हैं उसमें वास्तविक व्यवहार का प्रदर्शन कई बार नहीं करते, क्लास की लगा लीजिए, स्कूल की लगा लीजिए, तो इसलिए जो सामान्य व्यवहार है उसको हम सही ढंग से उसका न्यायाधीश नहीं कर सकते, निर्णय नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास सुझाव हैं कि कुछ सुझाव हैं जिसके द्वारा हम इसकी कमियों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला है कि अध्यापक द्वारा किए जाने वाले जो क्षेत्र से संबंधित हमारे आवश्यक तत्व होते हैं, उसमें हमें इन तत्वों में इसमें स्थान हमें दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो क्षेत्रों से संबंधित जो आवश्यक तत्व है इसको मेन उसमें रखा जाना चाहिए, उसी की ही बेस पर बच्चों की ऑब्जर्वेशन की जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अध्यापक के द्वारा जो निरीक्षण है उसको क्रमबद्ध किया जाना चाहिए, जो ऑब्जर्वेशन की जाती है, और इससे आंकड़ों में जो वस्तुनिष्ठता लाई जाती है उसकी वो लाई जा सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट है अध्यापक जो है कुछ भी देखता है, उसके द्वारा जो भी ऑब्ज़र्व किया जाता है उसके संबंध में उसके अंदर सही प्रकार से निश्चित होकर वो ऑब्ज़र्वेशन की जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 दिन बच्चों को ऑब्ज़र्व कर लिए या 2-4 दिन कर लिए, नहीं, प्रॉपर वे से 1 मंथ 2 मंथ या जो भी है पूरा ईयर, जैसे भी आपको ऑब्जर्वेशन करनी है उसके अकॉर्डिंग निश्चित क्रम में उनको करनी चाहिए। जो व्यक्तिगत विद्यार्थियों के लिए और क्या होना चाहिए, जो व्यवहार है उसके प्रत्येक पहलू का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए पूरे साल का। ऐसा नहीं है सिर्फ 15 दिन का, 1 महीने का रिकॉर्ड रख लिया और बच्चा अच्छे नंबर ले गया तो वो फर्स्ट आ गया, नहीं, पूरे साल का रिकॉर्ड होना चाहिए और उसके बेस पर ही ऑब्जर्वेशन बच्चों की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, और क्या है कि निरीक्षण के दौरान जो भी समय के लिए हमारी समय की बचत के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए, जो संकेत हैं उसको भी प्रयोग में लाया जाना चाहिए, ठीक है। विभिन्न परिस्थितियों में यदि और भी पॉइंट अगर हम बात करें तो संभव हो तो जो भी संबंध है, रिलेशन है, सभी का निरीक्षण किया जाना चाहिए, हर पॉइंट को नोट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 1-2 पॉइंट ही नोट कर लिया। तो ये था आपका ऑब्जर्वेशन का टॉपिक। उसके बाद है आपका रेटिंग स्केल, ये भी शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेटिंग स्केल, ठीक है, क्या होता है रेटिंग स्केल। देखिए माइक्रो टीचिंग आप लोगों ने की है, उसमें आप लोगों को पता चलता होगा कि रेटिंग स्केल क्या होता है, ठीक है। किसी को भी रेटिंग देना, उसको कि कितना उसने सही माइक्रो टीचिंग की है उसके अकॉर्डिंग उसको रेटिंग देना, वो आपका रेटिंग स्केल होता है कि आपने 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक उसको रेटिंग दी है। तो अगर हम बात करते हैं अब मीनिंग की, तो क्रम निर्धारण मान व्यक्ति अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधि है। जैसे एक स्केल होता है उसमें क्रम के अकॉर्डिंग नंबरिंग दी होती है, तो क्रम निर्धारण विधि जो हम रेटिंग मेथड बोलते हैं जिसको, उसके अंतर्गत किसी भी बालक या व्यक्ति की विशिष्ट गुणों की, व्यवहार की, लक्षणों की आदि का जो मूल्यांकन होता है तो उसके संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों से करवाया जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया माइक्रो टीचिंग करते हैं तो वो क्या है आपकी रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल आप इसके बाद
राइटर्स के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन दे सकते हो, जैसे गैरेट के अकॉर्डिंग है, राइट स्टोन के अकॉर्डिंग है। तो गैरेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश हिंदी जैसे भी आपको देनी हो, व्यक्ति के व्यवहार के कुछ लक्षण और विशेषताएं होती हैं जिनको वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की सहायता से सरलतापूर्वक नहीं किया जाना जा सकता। ठीक है, तो नहीं जाना जा सकता, इसलिए क्रम निर्धारण इन लक्षणों और विशेषताओं की जो सीमाएं हैं उस संबंध में निर्णयों को प्राप्त करने की जो विधि है वो हमारी रेटिंग स्केल है। ठीक है, क्रम के अकॉर्डिंग। उसके बाद है रेटिंग स्केल का जो यूज़ ऑफ रेटिंग स्केल मेथड। जो रेटिंग स्केल मेथड है तो क्रम निर्धारण विधि और जो उपयोग में उसका छात्रों, जो हमारी क्रम निर्धारण विधि है, इसका उपयोग छात्रों और अध्यापकों का जो करिकुलम होता है उसके निर्माण में सहायता देने के लिए, प्रशासन में सुधार करने के लिए, और क्या होता है, अध्यापकों में अच्छे अध्यापन विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे हमें कार्य करने की क्षमता, हमें पता चलता है कि आपने कितना अच्छा कार्य किया है। ठीक है, तो इसके अलग अलग प्रकार हैं आपके। डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल है आपका, रैंक है, पेयर है, फोर्स है, ग्राफिक रेटिंग स्केल। तो ये वाले आपके रेटिंग स्केल हैं, इसके प्रकार हैं। उसके बाद हम करते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स। देखिए करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इस विधि की सहायता से जो छात्रों के गुण और दोष हैं उनका पता लगाकर उनको उचित निर्देशन, उनको सही डायरेक्शन हम दे सकते हैं। सेकंड क्या है, छात्रों की प्रगति के लिए जो जानकारी है वो हम प्राप्त कर सकते हैं जो कि हमारे लिए सही मात्रा में उपयोगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यह विधि जो होती है हमारी रेटिंग स्केल छात्रों की एक कार्य प्रणाली से हमें अवगत करवाती है। ठीक है, कि वो कैसे और कैसा कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है, यह विधि जो है हमारी व्यक्ति अध्ययन को सफल बनाने के लिए सप्लीमेंट का काम करती है, पूरक। ठीक है बेटा, तो ये थे आपकी इसकी करैक्टरिस्टिक्स। इसके दोष हैं, तो इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो सभी निर्णायकों की जो निर्णय है उसकी योग्यता एवं बुद्धि कई बार क्या होती है, समान न होकर उनके क्रम में निर्धारणता में समानता नहीं पाई जाती, क्योंकि हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग कोई और रेटिंग स्केल दिया गया हो, किसी और टीचर के अकॉर्डिंग कोई और रेटिंग स्केल दिया गया हो। तो ये अपनी अपनी बुद्धि के, अपनी अपनी मान्यता के अकॉर्डिंग है कि हम किस उसके कार्य को देखते हुए कौन सा रेटिंग स्केल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो सभी निर्णायक होते हैं उनकी क्या होती है, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग दृष्टिकोण होता है। मेरा दृष्टिकोण किस अलग तरह से है, दूसरे का दृष्टिकोण अलग तरह से है, तो उसी के अनुसार ही उसका क्रम निर्धारण करते हैं। तो क्या होता है, जिसके फलस्वरूप जो विश्वसनीयता है वो हमारी कम हो जाती है, वैलिडिटी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है, योग्य निर्णायकों के अभाव में, जो योग्य निर्णायक होते हैं, निर्णय लेने वाले होते हैं, उनके अभाव में यह विधि छात्रों या उनसे जो छात्र या व्यक्तियों के बारे में, जिसके बारे में भी हम कर रहे हैं रेटिंग, तो सही उचित जानकारी जो हमें जानकारी है वो प्राप्त करने में असफल सिद्ध होती है। तो हमें सही ढंग से निर्णायक मंडलों द्वारा जो आपस में डिस्कस करके तो हमें इसके बारे में निर्णय देना चाहिए। रेटिंग स्केल जैसे बहुत सारे टीवीज़ पर अब शो भी आते हैं, डांस इंडिया आता है, सिंगिंग का आता है, तो उसमें क्या करते हैं, हमारे 3 या 4 जज बैठे होते हैं, तो अपने अपने अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं उनको। ठीक है, डिस्कस भी करते हैं। तो हमें क्या है, इसके लिए प्रॉपर वे से आपस में डिस्कस करके हर दृष्टिकोण को देखते हुए उनको अपनाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हमें रेटिंग स्केल देना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।